बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भौतिक भूगोल का, फिजिकल ज्योग्राफी का, तो उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसका अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल क्या होता है, इसकी प्रकृति व क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मतलब आपको भौतिक भूगोल के बारे में विस्तार से बताना है, ये क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है और इसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताना है। तो मैं जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, अगर इस पीडीएफ को आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने क्या प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर अन्य वीडियो पढ़ सकते हो आप इस टॉपिक से संबंधित, इस पेपर से संबंधित। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जो टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और वहां पर जाके सर्च कर लेना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सर्च करोगे, छोटे शब्दों में ज्योग्राफी सर्च कर लेना, आपके सामने सारी पीडीएफ दिखेंगी। उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं आपके सामने भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भौतिक या प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करती है। मतलब भौतिक भूगोल वही है भाई, आपके सामने भूगोल की वो शाखा होती है जो पृथ्वी की जो भौतिक और जो प्राकृतिक वातावरण होता है, उसमें पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, मिट्टी, जलवायु, आपके सामने जो संसाधन होते हैं, आपके सामने वातावरण होता है हमारा, उसके बारे में अध्ययन करती है। साथ के साथ ये जानने की कोशिश करती है कि प्राकृतिक चीजें बनी है तो कैसे बनी है और तथा वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई। मतलब हवा का निर्माण, हवा है उसका कैसे निर्माण होता है, पानी का कैसे निर्माण हुआ, इस वातावरण का कैसे निर्माण हुआ, इस वायुमंडल में हम रहते हैं, इस जल मंडल हो गया आपके सामने, वायुमंडल हो गया आपके सामने, स्थल मंडल हो गया, ये जितने भी आपके सामने संसाधन है, चाहे उनका निर्माण कैसे होता है, चाहे आपके सामने कोयला, पेट्रोलियम, खनिज हो गए, इन सब का निर्माण कैसे होता है और इन सब चीजों का मनुष्य के जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से चीज? चलिए शुरू करते हैं अपन आगे का पॉइंट। भौतिक भूगोल की प्रकृति कैसी होती है, भौतिक भूगोल की क्या प्रकृति होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले वाला प्रश्न आपके सामने, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य। भौतिक भूगोल एक प्रकार का वैज्ञानिक विषय होता है। यह अपने अध्ययन में अवलोकन, देखना, प्रयोग और मापन जैसे वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। मतलब आपके सामने जो ये जो भौतिक भूगोल कैसा है, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विषय है। समझ में आ गया? इसको वैज्ञानिक विषय भी बोल सकते हैं। यह अध्ययन करता है चीजों के बारे में कि जैसे भाई जलमंडल, जो आपके सामने वायुमंडल है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं उसके बारे में अध्ययन करेगा। उनके प्रयोग में मापन करता है। विज्ञान क्या करता है, आपके सामने कोई भी चीज का अध्ययन करता है, अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिकल प्रयोग करता है तथा चीजों के मापन करता है। तो यही सब चीज आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी भी करता है। तो इसका अर्थ क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, वैज्ञानिक विषय है। ये जैसे वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके नए यह नियमों और सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी फटना, चक्रवात बनने को समझने का प्रयास करता है। मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांतों का निर्माण करके आपके सामने पृथ्वी की जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे जलवायु का फटना, जो ज्वालामुखी का फटना, चक्रवात का बनना, इन सभी प्रक्रियाओं को समझता है। मतलब कोई भी जगह है उसमें अगर कोई भी पहाड़ है, अगर कोई भी आपके सामने ज्वालामुखी है, वो फट रही है तो वो कब तक फट सकती है, क्यों फटेगी, शांत ज्वालामुखी है तो वो क्यों है ना, जो ज्वलंत है ज्वालामुखी तो वो क्यों है, हर प्रकार की चीजों को समझने का प्रयास करता है। चक्रवात बन रहे हैं तो कहां बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या मुख्य कारण है, भविष्य में कब चक्रवात आ सकते हैं, इन सब चीजों को क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से और अनुभवों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने अंतर विषयक। अंतर विषयक मतलब ये अकेला काम नहीं करता है, बल्कि ये भूविज्ञान, जियोलॉजी, मौसम विज्ञान व समुद्र विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे अन्य विज्ञानों से भी जुड़ा होता है। मतलब इसका अकेले का काम नहीं आपके सामने अध्ययन करना, ये सभी के सभी विज्ञानों को एक साथ लेकर चलता है, जिसमें भू विज्ञान हो गया, जियोलॉजी हो गया, मौसम विभाग, मेट्रोलॉजी हो गया और समुद्र जो विज्ञान है, ओशियोग्राफी हो गया, उन सभी के सभी विज्ञानों को एक साथ लेकर चलता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो सारे के सारे जो विज्ञान है वो इसमें साथ रहते हैं और जो बायोलॉजी जैसे विषयों से भी जुड़ा होता है। अब कैसे जोड़ता है भाई, भू विज्ञान हो गया, पृथ्वी के अंतरिक्ष में क्या चीजें चलती हैं, उन सब के अध्ययन के साथ आपके सामने करेगा, है ना।
फिर मौसम में क्या हो रहा है, चक्रवात कैसे बन रहे हैं ये अपन समझ रहे हैं, तो ये किसकी मदद लेगा भाई, मौसम विज्ञान की भी मदद ले लेगा इस चीज के अध्ययन में। फिर समुद्र के बारे में अध्ययन करता है तो समुद्र विज्ञान वालों की जो हेल्प ले लेंगे, ओशियनोग्राफी वालों की। और अगर जो समुद्र में किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उनको समझने के लिए बायोलॉजी के जो वैज्ञानिक होते हैं विषयों की मदद लेते हैं। तो इसका यही है कि जब आप इस फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आपको अन्य विज्ञानों के बारे में भी जानकारी होती है, चाहे इसमें मौसम विज्ञान हो, चाहे भू विज्ञान हो, चाहे समुद्र विज्ञान हो, हर विज्ञान को आपको विस्तार से जानकारी होती है। ये इन सभी विषयों को समझने में मदद करता है तथा पृथ्वी को समग्र रूप में समझाता है। क्या होता है आपके सामने, ये जो जितने भी जो विषय आपके सामने, चाहे भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान जैसे सभी विज्ञान जो वैज्ञानिक विषय हैं, इन सभी विषयों को समझाने में बहुत ज्यादा मददगारी सिद्ध होता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने गत्यात्मकता। पृथ्वी की सतह हमेशा बदलती रहती है। भौतिक भूगोल इन बदलती प्रक्रियाओं जैसे समुद्र तल का ऊपर उठना, मिट्टी का कटाव का अध्ययन करता है, इसीलिए इसकी प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि गत्यात्मक बदलती रहती है। अगर अपन पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की जो सतह है वो लगातार बदलती रहती है। और भौतिक भूगोल क्या करता है, इन बदलती हुई प्रक्रियाओं में का अध्ययन करता है। जैसे समुद्र तल है, उसका लगातार आपको पता है जलवायु परिवर्तन के कारण उसका जल स्तर बढ़ रहा है, मिट्टी का कटाव होता रहता है, ज्वालामुखियां फटती रहती हैं आपके सामने, चक्रवात आते रहते हैं। तो सारी की सारी चीजें हैं वो लगातार होती रहती है। प्रकृति कैसी है, परिवर्तनशील चीज है, लगातार उसमें कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो अगर घटनाएं होती रहती हैं तो भौतिक भूगोल का क्या काम है, सभी चीजों को लगातार अध्ययन करते रहना इसका काम है। समझ में आ गया आपके सामने। इसीलिए इसकी प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि गत्यात्मक है, बल्कि इसकी गति कैसी है, गत्यात्मक है, जो लगातार आपके सामने बदलती रहती है। अगले वाला पॉइंट है इसमें आपके सामने भौतिक भूगोल का क्षेत्र। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत विशाल है एवं इसके मुख्य रूप से 4 उपशाखाओं में बांटा गया है। मतलब भौतिक भूगोल की बात करें, इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसको 4 प्रमुख उपशाखाओं में बांटा गया है। पहला पॉइंट आपके सामने भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें कौन सा है, जियोमॉर्फोलॉजी होती है आपके सामने, ये पृथ्वी की सतह आकृतियां जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटियों की उत्पत्ति, संरचना का अध्ययन करता है। मतलब ये पृथ्वी की जो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, जैसे पृथ्वी पर पहाड़ पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदानी इलाके पाए जाते हैं, घाटियां पाई जाती हैं, तो उन सब चीजों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उन सब चीजों को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है कि उन सब चीजों की संरचनाएं कैसे उत्पन्न हुई हैं। सभी की सभी चीजों को, सभी की सभी चीजों की संरचनाओं को अच्छे से विस्तार से समझा जाता है इसके अंदर। यह भूकंप, ज्वालामुखी, अपरदन जैसी जो प्रक्रियाओं है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब इसका काम यही होता है, पृथ्वी की सतह पे जितनी आकृतियां हैं, जैसे पठार है, पहाड़ है, मैदान है, घाटियां हैं, इन सब चीजों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों की संरचनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। जिसमें फिर इन्हीं सब जो पृथ्वी पे जितनी आकृतियां, उसी से कोई कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर ज्वालामुखी आ गई, इन सब चीजों पर को भी ये साथ के साथ अध्ययन करता रहता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि पृथ्वी पे कोई भी घटना हो रही है ना, वो क्यों हो रही है उसको समझता है ये आपके सामने। अगला इसमें कौन सा आता है, जल विज्ञान। नाम से पता चल गया, जल विज्ञान में क्या होगा, आपके सामने जलमंडल से संबंधित जितनी भी चीजें, उन सब चीजों को अध्ययन किया जाएगा। यह पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करता है। इसमें क्या करता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसका अध्ययन करता है। इसमें जलवायु के प्रकार, तापमान, वर्षा के पैटर्न, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपके सामने जो वायुमंडल के अध्ययन का काम किया जाता है, जो आपके सामने जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी अध्ययन होता है, साथ के साथ जो जलमंडल होता है जिसमें तापमान कितना है, वर्षा कितनी होगी, हवा के पैटर्न कैसे चल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो इन प्रकार की जो सारी की सारी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को विस्तार से समझा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने कि तापमान, वर्षा, हवा के पैटर्न व जलवायु परिवर्तन जैसी जो चीजें होती हैं, इनको विस्तार से गहराई से समझने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जलमंडल में आपके सामने यही आती है, जलवायु से संबंधित आपके सामने जितनी भी चीजें होती हैं। इसका प्रमुख पॉइंट होता है मानसून कैसे आता है, भूमध्य रेखा पर हमेशा सर्दियां क्यों रहती हैं।
तो ये इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट होते हैं भाई कि मानसून है वो लगातार क्यों आता है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है उस पर हमेशा गर्मियां क्यों रहती है, सर्दियां बोल दिया था मैंने क्यों रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा होती है वो आपके सामने एकदम बीच की रेखा होती है जिसपे सूर्य की किरणें आपके सामने लगातार पड़ती रहती है, सीधी की सीधी पड़ती रहती है, इसलिए हमेशा क्या रहती है वहां पर गर्मी आती रहती है। समझ में आ गया। अगले वाला कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करता है, समुद्र विज्ञान। यह महासागरों और समुद्रों को भी अध्ययन करता है। महासागरीय जल का खारापन क्यों है, तापमान इतना क्यों है, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं और समुद्री जीव जैसी चीजें इसमें शामिल है। मतलब यह महासागरों और समुद्रों को भी अध्ययन करता है, जिसमें क्या समुद्री जल का तापमान कितना है, बस महासागरीय जो जल होता है उसका तापमान इतना क्यों है, खारापन क्यों है पानी के अंदर, ज्वार भाटा और जो समुद्री धाराएं हैं उन जैसे समुद्री जीव जंतुओं का जीवन कैसे होता है, इन सब चीजों को ये विस्तार में अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इसमें आपके सामने लगभग हर चीज का अध्ययन कर लिया जाता है समुद्र विज्ञान से संबंधित। समझ में आ गया कि ज्वार भाटा जो जितनी समुद्री घटनाएं होती हैं, ज्वार भाटा होना, समुद्री जीव हो गए, जो जलवायु उसका जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान कितना बढ़ रहा है, उसका जल स्तर कितना बढ़ रहा है, आपके सामने समुद्र का सभी चीजों को विस्तार से अध्ययन कर लेता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मृदा भूगोल और जैव भूगोल। मृदा भूगोल ये मिट्टी के प्रकार, कितनी प्रकार की मिट्टी होती है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसका वितरण कैसे होता है और मिट्टी बनाने की प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को विस्तार से समझाता है। मतलब क्या करता है, आपके सामने मृदा भूगोल को समझाने का प्रयास करता है। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी की बनावट कैसे होती है, मिट्टी का वितरण कैसे, उसका फैलाव होता है और उसके बनाने की जो प्रक्रिया कैसे होती है, उन्हीं सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मृदा भूगोल के अंदर किया जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से पॉइंट। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जैव भूगोल। ये पृथ्वी पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों के वितरण और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को बताता है। क्या करता है, जीव जंतु हैं उनका, जीव जंतु जितने भी रहते हैं पृथ्वी पर, चाहे आपके सामने कितने भी जीव जंतु हो, उन और वनस्पति, उनको मनुष्य पर कैसे डिपेंड करता है आपके सामने, भाई कैसे मनुष्य ने जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा है, कैसे वो जो खतरे युक्त आपके सामने जो जातियों में जाके शामिल हो गए हैं आपके सामने जीव जंतु, कैसे जीव जंतु मनुष्य के आवासों में घुस जाते हैं, इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने का प्रयास करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसी प्रकार भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण को समझने का एक विस्तृत विज्ञान है। मतलब अगर अपन बात करें भौतिक भूगोल होता है ये प्रकृति का जितना भी जो वातावरण होता है ना उसको समझने का सबसे विस्तृत विज्ञान है, जिसका मुख्य लक्ष्य मानव और प्रकृति के जटिल संबंधों को समझना है। मतलब इसका लक्ष्य क्या है, मानव और जो प्रकृति के बीच में जो जटिल विषय है, जो जटिल संबंध है, उसको ये समझाने का प्रयास करता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। ये होने वाला था आपका जो पेपर होने वाला था भौतिक भूगोल, उसके बारे में, उसकी प्रकृति व क्षेत्र के बारे में विस्तार से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है जो भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके सामने, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, प्रकार, वितरण एवं प्रभावों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है, वितरण किस प्रकार से होता है, उनके प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से आपको क्या करना है, विवरण करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तभी आपके सामने ये जो फ्री में जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं आपको, ये फ्री में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर आप अन्य वीडियो देख सकते हो उस टॉपिक से संबंधित। समझ में आ गया। और वहीं पर आपके सामने टेलीग्राम का भी लिंक मिलता है आपको। टेलीग्राम पे क्लिक करते हो तब क्या होता है आपके सामने, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे फाइल वाला सेक्शन है, उस फाइल वाले सेक्शन में छोटे शब्दों में ज्योग्राफी सर्च करना, और ज्योग्राफी में जैसे आप सर्च करोगे तो नीचे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी की पीडीएफ पड़ी होगी, वो जाकर पढ़ लेना आपके सामने सारी की सारी। बस आपको इतना ही करना है, सिर्फ जो नीचे की तरफ आपके सामने ज्योग्राफी की पीडीएफ आपके सामने पड़ी होगी, जाना और वहां से जाकर वो पढ़ लेना। साथ के साथ आपके सामने अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है
और शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से इस कोने में जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप कोई भी फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। समझ में आ गया? चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। ज्वालामुखी है वो पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छेद व विवर करती है जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म मैग्मा, राख और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। मतलब मैंने आपको वो सिद्धांत सिखाया था ना, प्रेशर कुकर वाला सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था, प्रेशर कुकर में पानी गर्म होता रहता है, लेकिन जैसे उसमें वाष्प बनती है तो अब वो क्या करती है, अपनी सीटी को ऊपर करता है, उसमें जो छिद्र होता है उससे बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार का अब पृथ्वी पे तो ऐसा कोई छिद्र मिलता नहीं है, तो वो देखते हैं कोई क्या तो उनको ऐसा छेद मिल जाए कहीं ना कहीं, या फिर कोई थोतली जगह मिल जाएगी, उस थोतली जगह से भुरभुरी जगह मिल जाएगी, उससे क्या हो जाता है, वो गर्म मैग्मा, राख और गैसें वो जल वाष्प मिलकर बाहर आ जाती है आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति के मुख्य कारण पृथ्वी के अंदर उच्च तापमान का दबाव के कारण जो मेटल है, जो मेंटल जो आपके सामने, जिसको मेंटल के नाम से जाना जाता है, फिर मेटल के नाम से जानते हैं, वो जो आपके सामने चट्टान होती है वो पिघल जाती है, जिसमें मैग्मा है वो उसका क्या होता है, निर्माण होता है। मेटल जो आपके सामने जो नीचे की जो चट्टान होती है वो क्या हो जाती है, आपके सामने पिघल जाती है। और एस्थेनोस्फेयर वो आपके सामने जो ऊपरी परत होती है एस्थेनोस्फेयर, उसका क्या होता है, उस एस्थेनोस्फेयर से वो जो मैग्मा, ज्वालामुखी, जो मैग्मा, जलवाष्प वगैरह क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और उससे क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है और वही मैग्मा बाहर निकलता है। आपके सामने देखो क्या होता है, जो चट्टानें होती है ना, चट्टानें होती है वो आपके सामने नीचे से पिघल जाती है ना। मेटल होता है, जो मेटल जो पहले 3 भाग होते हैं आपके सामने स्थलमंडल के, सबसे पहला क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर, 3 अलग अलग मान लो आप 3 भाग होते हैं। आपने इतना तो आपको पता है, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, है ना। तो मेंटल में आपके सामने मुख्यतः क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, वो पिघल जाती है। वो उसको जो पिघला हुआ भाग रहता है मेंटल और जो क्रस्ट के बीच में, उसको एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। उस एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा रहता है, उस पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा के नाम से जाना जाता है, और वही मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी तरीके से क्या होता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, प्लेटों की सीमाएं। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर, विशेषकर आपके सामने अभिसारी सीमाओं पर उत्पन्न होती है। तो अधिकतर प्लेट जो आपके सामने ज्वालामुखी है वो कहां पर उत्पन्न होती है, आपके सामने जो प्लेटें पाई जाती है ना, उन प्लेटों के जो आपके सामने किनारे होते हैं, उन प्लेटों के किनारों पर आपके सामने विशेषकर जो आपके सामने ज्वालामुखियां फटती है। विशेषकर आपके सामने जो अभिसारी सीमा होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर ये उत्पन्न होती है, जहां पर प्लेट है वो एक दूसरे के नीचे सबडक्शन होकर पिघल जाती है। मतलब आपके सामने ये जो ज्वालामुखी मुख्यतः कहां पर फटती है, आपके सामने जो प्लेट होती है ना, वो एक दूसरे जो प्लेट होती है उसके एक दूसरे के नीचे चली जाती है। इस वजह से जो प्लेट नीचे गई ना, अब ये प्लेट नीचे चली गई, अब ये प्लेट क्या हो गई, आपके सामने धीरे धीरे गर्मी की वजह से पिघल जाएगी, ये क्षेत्र ऐसे हो जाएगा, और ये पिघली हुई है ना, ये आपके सामने ज्यादा दबाव बनाती है, पिघलकर आपके सामने ज्यादा मैग्मा का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी प्लेटें वो सीमाओं के किनारे ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि वो नीचे दबकर क्या हो गई, पिघल गई थी वो प्लेट, और उसी के किनारों के कारण ज्यादातर आपके सामने ज्वालामुखी फट जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है हॉटस्पॉट। कुछ ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से दूर मेटल के भीतर स्थिर गर्म क्षेत्रों के हॉटस्पॉट के ऊपर बनते हैं। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो ये जो प्लेटें होती हैं, जो आपके सामने कॉन्टिनेंटल, जो आपके सामने अलग अलग प्लेटें होती हैं स्थलमंडल की, उन प्लेटों के किनारे नहीं, उनके बीच के क्षेत्र में फटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या क्षेत्र था, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा बुरबुरा क्षेत्र था, कम आपके सामने मोटाई थी क्रस्ट की, तो क्या मेंटल से सीधा आपके सामने क्या हो गया, सीधा मैग्मा बाहर आता है, और इसको हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। जैसे हवाई द्वीप है, यह आपके सामने इसी के लिए प्रसिद्ध है, इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपके सामने जो जितना भी जो ज्वालामुखी है वो सीधी मेंटल के द्वारा सीधी के सीधा मैग्मा है, वो जो लावा है वो बाहर आता है। मैग्मा का उत्थान। मैग्मा की कम घनत्व और गैसों के दबाव के कारण यह दरारों या कमजोर क्षेत्र से पृथ्वी की सतह के ऊपर तेजी से बढ़ता है। मतलब जो मैग्मा होता है ना, लावा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका डेंसिटी कम होती है। भाई डेंसिटी क्या, तो घनत्व क्या होता है आपके सामने, घनत्व ऐसे समझ लो, कोई भी चीज है ना वो आपके सामने बुरबुरी होगी। पानी है, पानी का घनत्व कम होता है आपके सामने किसके मुकाबले, मिट्टी के मुकाबले आपके सामने, ये समझना ना। तो इसका क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका क्या होता है, घनत्व कम होता है, और गैसें होती हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, दरारों से ऊपर की ओर उठता है।
समझ में आ गया आपके सामने? जिसका घनत्व कम होता है ना वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। तेल और पानी होता है ना, पानी का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है और तेल का कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तेल डालोगे तो तेल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे चला जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? ये सिद्धांत इसलिए काम करता है, जिस चीज की घनत्व होता है कम होता है वो ऊपर की तरफ उठता है। तो लिक्विड फॉर्म में है मैग्मा, उसका घनत्व कम है इसलिए वो ऊपर की तरफ आता रहता है। समझ में आ गया आपको? इसीलिए पृथ्वी की सतह के ऊपर तेजी से आता है और फिर फट जाता है। अब आपके सामने मैं आपको बताऊंगा ज्वालामुखियों के कितने प्रकार होते हैं। ज्वालामुखियों के आपके सामने मुख्य रूप से उनकी सक्रियता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कितनी सक्रिय है उस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। पहले आपके सामने ज्वालामुखी होती है सक्रिय ज्वालामुखी, जो हाल ही में फटे हो, जिनमें भविष्य में कभी भी फटने की संभावना बनी रहती है। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी वो कुछ ज्वालामुखी होती हैं आपके सामने जो अभी थोड़े दिन पहले फटी हैं और उनके भविष्य में कभी भी फट सकती हैं, इस प्रकार की उनकी संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों को आपको किस नाम से जाना जाता है? सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है। किस ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है? इन सब ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है। जो ज्वालामुखी आपके सामने फिलहाल में ही आपके सामने फटे हैं और भविष्य में कभी भी फट सकते हैं। समझ में आ गया? इन सभी को आपके सामने किसको एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। जैसे स्ट्रोम्बेली है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट, जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। जैसे 5-10 सालों से जो अभी तक नहीं फटा, 20-30 सालों से, लेकिन फट कभी भी सकता है। जैसे माउंट फ्यूजी है, काफी पॉपुलर नाम है, ये अभी फटी नहीं है लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकती है। अब थोड़ा जो आपके सामने सक्रिय नहीं है आपके सामने, बस समझ में आ गया, लेकिन हो कभी भी सकता है, उसके अंदर विस्फोट कोई फिक्स नहीं रहता, पता नहीं चलता इसका। मर्त व शांत ज्वालामुखी, हजारों वर्षों से कोई गतिविधि नहीं हुई और भविष्य में फटने की कोई संभावना भी नहीं है। मतलब इस प्रकार की ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय से कोई गतिविधि नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी, जैसे कि किलिमंजारो की जो ज्वालामुखी है वो इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें पहले भी कोई गतिविधि नहीं हुई और आगे भी अब कोई गतिविधि होने का कोई भी संभावना नहीं है। इस प्रकार के आपके सामने जो ज्वालामुखी होती है उसको क्या कहा जाता है? मर्त या शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट आपका वितरण। ज्वालामुखी का वितरण है वो भी प्लेट की सीमाओं से संबंधित है। मतलब ज्वालामुखी भी कैसे भाई फटते हैं, ये आपके सामने प्लेटों के किनारे फैलते हैं। अब ये देख लो भाई, ये जो प्लेटें हैं इसके किनारे का जो क्षेत्र होता है इसी पर आपके सामने मुख्यतः जो क्या है ज्वालामुखियां फटती हैं। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके सामने मुख्यतः ज्वालामुखियां फटती हैं? इनका कौन सा क्षेत्र है? तो वही पैसिफिक के जो आपके सामने रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, जो भूकंप वाला क्षेत्र बताया था, वहां पर मैंने ये पॉइंट भी बताया था आपके सामने कि वहां पर ज्वालामुखियां भी फटती हैं। तो अगर अभी वो वीडियो नहीं देखा भूकंप के प्रकार वाला, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। ये विश्व की उन सबसे अधिक ज्वालामुखियों का घर है। मतलब रिंग ऑफ फायर है वो ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखियां फटती हैं। लगभग 80% तक ज्वालामुखी कहां पर फटती है? इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में फटती है, जो प्रशांत महासागर के किनारे हैं, जहां पर एंडीज, रॉकी पर्वत जैसे पर्वत पाए जाते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर कहीं पर फटती हैं तो ये प्रशांत महासागरीय जो पट्टी है इस पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? इसको रिंग ऑफ फायर के पट्टी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एंडीज व रॉकीज पर्वत जैसे पर्वत पाए जाते हैं। अगले वाला है भूमध्य सागरीय पट्टी। इसमें भूमध्य सागर के क्षेत्र में माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस और पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी शामिल है। मतलब मध्य महाद्वीपीय पट्टी कौन सी होती है? इसमें भूमध्य सागर का क्षेत्र होता है, जैसे माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस और पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटियां इसके अंदर मुख्यतः शामिल होती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मध्य अंटार्कटिका कटक। यह प्लेटों से दूर जाने के कारण ज्वालामुखी फटते हैं, जैसे कि आइसलैंड। मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस कारण जो ज्वालामुखी फटते हैं उसको किसके नाम से जाना जाता है आपके सामने? जो ये मध्य अंटार्कटिका कटक के नाम से जाना जाता है। मतलब जो क्षेत्र भूकंप के थे वही क्षेत्र आपके सामने ये वाले हैं। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। प्रशांत महासागर की पट्टी है ये, जहां पे आपके सामने इंडोनेशिया, ये जो हवाई द्वीप, इस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ पे भूकंप भी बहुत आते हैं और ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा फटते हैं। फिर भूमध्य के जो पेटियां हैं, जो जहाँ पे माउंट एंटना, माउंट वेसुवियस, ये अफ्रीका की कुछ दरार घाटियां हैं। ये यहाँ पर बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? पर्वत भी पाए जाते हैं और उनमें ज्वालामुखियां फटती हैं।
और ये कटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसके कारण ज्वालामुखियां फटते हैं। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र है, भूकंप भी यहीं पर आएंगे और ज्वालामुखियां भी यहाँ पर मुख्य रूप से यहीं पर फटती हैं। अब ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके सामने, क्या क्या होता है आपके सामने। जो लावा प्रवाह से राख का जमाव, गैसों का उत्सर्जन, भूसंकलन और जो सुनामी से जान माल की भारी नुकसान होता है आपके सामने। मतलब भाई ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, लावा निकलता है, उसके साथ राख भी निकलती है। तो राख निकलने से क्या होता है आपके सामने, एक तो जलवायु को नुकसान पहुंचता है भाई, समझ में आ गया। साथ के साथ आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, राख फैल जाती है, उस राख से क्या हो जाता है आपके सामने लोगों को परेशानी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित व पर्यावरण से संबंधित जो परेशानियां होती है। गैसों, अलग अलग प्रकार की जो जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है, भूसंकलन होता है, जो पत्थर है वो टूटना शुरू हो जाते हैं, और सुनामी भी आ सकती है। अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटा है तो सुनामी भी आ सकती है। तो इस प्रकार के जानमाल का खतरे का भी डर रहता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको। अगला सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं आपके सामने, उपजाऊ मिट्टी। लावा के ठंडे होने से उपक्षय से काली मिट्टी बनती है, जो कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसका फायदा यह भी होता है आपके सामने, जो लावा होता है, जैसे लावा ठंडा होता है तो इससे क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब भारत का जो दक्कन का पठार है वो किस चीज से बना हुआ है, ज्वालामुखियों से निर्मित है। इसमें ज्वालामुखी के आपके सामने शांत होने से, आपके सामने जो लावा के ठंडे होने से जो काली मिट्टी है उसका निर्माण हुआ। और देखो आपके सामने कपास और रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है वहां की। समझ में आ गया आपको। अगला है खनिज भंडार। ज्वालामुखी क्षेत्र में सोना, तांबे, जस्ता जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। भाई ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है ना, ये खनिजों का भी भंडार होता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में सोना, तांबा व जस्ता जैसे आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण खनिज होते हैं वो इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिजों का भंडार भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी होती है ना, उसका उपयोग भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जियोथर्मल जो एनर्जी होती है उसके उत्पादन के लिए भी इनका उपयोग में लिया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगला है पर्यटन। ज्वालामुखी व उसके आसपास की संरचनाओं को पर्यटकों का आकर्षित भी करते हैं। भाई ज्वालामुखी फटती है तो एक बहुत ही मतलब पूरी दुनिया में वैश्विक रूप से क्या होता है, चर्चा फैलती है। तो इससे क्या होता है, वहां पर आसपास के लोग हैं वो घूमने फिरने के लिए भी आते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग उन सभी घटनाओं को देखने के लिए आ जाते हैं। तो पर्यटन जो उस क्षेत्र को पर्यटनिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ये था आपके सामने ज्वालामुखियों का उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं और उनका वितरण कैसे होता है और प्रभाव कैसे होता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, प्लेटो का जो विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसका वर्णन कीजिए। मतलब प्लेटो का जो विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। कैसे आपके सामने जो प्लेटो का जो सिद्धांत होता है, प्लेटें किस प्रकार से आपके सामने जो अलग अलग आपके सामने जो प्लेटें पाई जाती हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं आपके सामने, अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप अन्य वीडियो देख सकते हो इस पेपर से संबंधित सारे के सारे। और अगर आपके सामने आप क्या करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही, तब क्या होगा आपके सामने टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप क्या करोगे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां पे फाइल वाले सेक्शन में जाकर ज्योग्राफी सर्च करना, छोटे शब्दों में, एक कैपिटल लेटर कोई मत यूज करना, सारे स्मॉल लेटर की ज्योग्राफी लिख लेना, सर्च करना। अलग अलग प्रकार की पीडीएफ आएंगे, उसमें बीए नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तब बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ होगी, डाउनलोड करके पढ़ लेना। ये पीडीएफ आ जाएगी और उसको पढ़ लेना। फिर अगर आप कोई जो फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो और सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट और आपके सामने जो शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं अब अपन वीडियो को।
पहला सिद्धांत आपके सामने प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। आधुनिक भूविज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कौन सा? प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है वो आपके सामने आधुनिक जो भूविज्ञान है उसके सबसे जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत कौन सा आपके सामने? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। यह वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। और ये क्या करता है आपके सामने? जो वेगनर है उनके द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है उसकी भी साथ की साथ व्याख्या कर देता है। तो वेगनर के सिद्धांत को बता देता है और साथ के साथ आपने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस तरीके से काम करता है उसके बारे में विस्तार से बताता है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की सबसे भारी कठोर परत जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं कई विशाल व अनियंत्रित टुकड़ों में टूटी हुई है। यह सब क्या कहता है आपके सामने? भाई जो वेगनर का जो आपके सामने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसमें उन्होंने क्या बताया महाद्वीप कैसे टूटकर चले गए। अब ये बताया कि महाद्वीप भी किस चीज पर टिके हुए हैं। ये जो हमारी स्थल है ये पृथ्वी है जिसपे अपन रहते हैं, स्थल पे जिसपे अपन रहते हैं ये किस चीज से बनी हुई है? तो ये बताते हैं कि कई विशाल प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो टुकड़ों में टूटी हुई होती है और इसको किस नाम से जाना जाता है? प्लेटों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग प्रकार की प्लेटों के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? पहला पॉइंट आपके सामने सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या है, क्या मुख्य वो कौन से प्रमुख तत्व आपके सामने, कौन से मुख्य तत्व हैं आपके सामने। पहला पॉइंट आपके सामने प्लेटें। स्थल मंडल पृथ्वी की ऊपरी परत ऊपरी मेंटल का कुछ भाग कई बड़ी व छोटी प्लेटों में विभाजित होती है। मतलब जो स्थल मंडल होता है पृथ्वी का जो स्थल मंडल होता है ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है और ऊपरी मेंटल होता है उसके कई बड़ी व छोटी जो प्लेटें होती हैं उसमें विभाजित होती है और उसी के आधार पर इसका निर्माण होता है। वर्तमान में आपके सामने कुछ 7 आपके सामने बड़ी प्लेटें हैं। प्रशांत प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और उसके साथ कई छोटी प्लेटों के नाम से भी और कई छोटे प्लेट भी हैं आपके सामने। देखो प्रशांत महासागर प्लेट जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका की प्लेट हो गई आपके सामने, यूरेशियन प्लेट जो इसमें यूरेशिया मतलब भारत और जो यूरोप और एशिया दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की प्लेट आपके सामने और आपके सामने अंटार्कटिका की जो प्लेट है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार की कुछ 7 प्रकार की प्लेटें होती हैं और बाकी आपके सामने कई छोटी प्लेटें भी पाई जाती हैं। ये प्लेट है ये किस प्रकार की होती हैं आपके सामने? कठोर होती हैं और महाद्वीपीय तथा महासागरीय क्रस्ट से बनी होती हैं। तो प्लेटें किस प्रकार की होती हैं आपके सामने? कठोर होती हैं और महाद्वीपीय व महासागरीय जो क्रस्ट होता है उनसे इसका निर्माण होता है। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब जो कुछ महाद्वीप से चीजें निकल कर आ गई, कुछ महासागरीय चीजों से मिलकर इन सभी चीजों का निर्माण होता है आपके सामने। समझ में आ गया? तो ये देख लो आपके सामने भाई इस प्रकार की जो देखो ये है पूरी की पूरी जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये पूरी की पूरी प्लेट है, इसको कौन सी प्लेट के नाम से जाना जाता है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये इधर वाली भाई पैसिफिक प्लेट है, या आपके सामने कौन सी प्लेट है? अफ्रीका वाली प्लेट है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट है इसमें संचालन शक्ति, ड्राइविंग फोर्स। ये प्लेटें स्थिर नहीं होती हैं बल्कि पृथ्वी के भीतर मौजूद दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मेंटल का पिघला हुआ भाग होती है। ये क्या होती है? पृथ्वी के आपको पता 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या होते हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपको पता ना, क्रस्ट मतलब ऊपरी भूभाग, मेंटल बीच का और कोर सबसे आखिर का, है ना। तो मेंटल होता ना, मेंटल जो क्रस्ट और मेंटल जो आपके सामने 2 जो भूभाग होते हैं उसके बीच का एक जगह होती है उसको स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पिघला हुआ मैग्मा पाया जाता है। जो ज्वालामुखी में अभी जो इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी फटी थी उसमें जो जो लावा निकला था ना, मावा बोल दिया, लावा निकला था। वो लावा क्या होता है? जो पृथ्वी होती है, जो चट्टाने पिघली हुई चट्टाने होती हैं, है ना, वो पिघली हुई स्टेनोस्फीयर में ही रहता है वो लावा सारा सारा। समझ में आ गया? उसको दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है और यह दुर्बल मंडल बहुत धीमी गति से तैर रहा होता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो इनके खिसक जो इसका अर्थ यही है कि जो प्लेटें होती है ना ये आपके सामने क्रस्ट जो सबसे ऊपरी भाग आपके सामने स्थल मंडल का वो सबसे ज्यादा कठोर होता है, लेकिन इसके नीचे क्या पाया जाता? लावा पाया जाता, पिघला हुआ लावा पाया जाता। तो इसके ऊपर ये तैर रही होती है। समझ में आ गया? इसीलिए क्या होती है आपके सामने इनमें मोमेंट देखने को मिलता है। अभी ऐसे नहीं तैर रही होती है जैसे कोई समुद्र पे कोई नाव तैर रही होती है, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत धीरे धीरे इनकी गति होती है। इनके खिसकने का मुख्य कारण होता है मेंटल में उत्पन्न होने वाली संवहन धाराएं, जो गर्मी के कारण उड़ती और गिरती हैं। ये धाराएं इन प्लेटों को आगे बढ़ाती हैं। मतलब
इन सब चीजों के खिसकने के कारण क्या होता है, आपके सामने कन्वेंशनल करंट पैदा होता है। समझ में आ गया आपके सामने, मतलब इन धाराओं के जो आपके सामने जो धाराएं गिरती हैं उठती हैं गिरती हैं, इसके कारण क्या होता है, आपके सामने गर्मी के कारण उठती है गिरती है और ये धाराओं में प्लेटों को आगे बढ़ाती है। क्या होता है, जो लावा होता है ना आपके सामने, जो नीचे की जो स्टेनोस्फीयर होता है, इसमें क्या होता है, गर्मी होती है। अब आपको पता है भाई गर्मी होती है, उसमें थोड़ी बहुत भाप भी निकलती है, तो क्या होता है आपके सामने थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। अब ऐसे नहीं कि ऐसे हो रही है बहुत ऊपर नीचे ना, बहुत धीमी गति देखने को मिलती है। और ये जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, इसी के कारण भूकंप उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। और जब आपके सामने बहुत ज्यादा एक कोई कच्ची जगह होती है क्रस्ट के ऊपर, वैसे तो बहुत बड़ी जगह है भाई क्रस्ट में, तो इतने को तो फट कर निकल नहीं सकती, लेकिन कहीं पर कोई कच्ची जगह होती है वहीं पर ये क्या होते हैं, फट जाती हैं और वहीं से ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया आपके सामने हर चीज को। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्लेटों की गति। प्रति प्लेट प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक की गति से खिसकती है। मतलब हर साल, अब अगर अपन बात करें, एक प्लेट है वो 2 सेंटीमीटर से लगभग 12 सेंटीमीटर की गति तक खिसकती है आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने, इतनी गति से वो खिसकती रहती है। प्लेटों के बीच में आपके सामने क्या होता है बातचीत, और मतलब इंटरेक्शन, और प्लेटों की सीमाएं कहते हैं। मतलब मैं बताता हूं आपको ये क्या चीज होती है। एक प्लेट है ना, वो मतलब एक प्रतिवर्ष में कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर तक आगे या पीछे जा सकती है, या फिर 12 सेंटीमीटर तक जा सकती है। और जो आपके सामने एक दूसरे के करीब आना दूर जाने को वो उनकी बातचीत के नाम से जाना जाता है, और जो उनके किनारे होते हैं वो उनकी सीमाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अब इनकी सीमाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। पहला होता है उपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है भाई, अब सारी हो गई, दोनों में बनी कुनी, 2 प्लेटें थी, दोनों में एक दूसरे से मनमुटाव हो गया। अब 2 व्यक्तियों में मनमुटाव हो जाता तो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं ना। तो वही चीज यहीं पर देखने को मिलती है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। मनमुटाव हो गया, एक दूसरे से दूर चली गई आपके सामने। इसका क्या परिणाम होता है आपके सामने, जो महासागरीय कटक होता है, मिड ओशियन रिज होता है, उसका निर्माण होता है। जो अपने बहुत गहरी खाई होती है आपके सामने, इनके बीच में समुद्रों में देखना बहुत गहरी गहरी खाई पाई जाती हैं। जो आपके सामने जो पैसिफिक ओशियन का सबसे गहरी गर्त होती है ना, गर्त का नाम सुना होगा आपके सामने, मेरीना ट्रेंच है, मेरीना गर्त है, वो इसी प्रकार से निर्माण होता है उनका। ये दो आपके सामने जो ये प्लेटें दूर चली जाती हैं, इसीलिए इन ग्रंथों का निर्माण होता है। जो मेरीना ग्रंथ है, जो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी ग्रंथ है। समझ में आ गया। इनके दूर जाने से बड़ी बड़ी जो महासागर होते हैं उनके बीच में खाइयां उत्पन्न होती है, उसको मिड ओशियनिक रिज के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ ज्वालामुखी फटते हैं और नए महासागरीय कष्टों का निर्माण होता है। साथ के साथ क्या, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और नए नए प्रकार के महासागर हैं उनका भी निर्माण देखने को मिलता है। जैसे अंटार्कटिका महासागर में जो क्रस्ट है उसका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मध्य अंटार्कटिका जो कटक है, उसमें उसका जो निर्माण हुआ है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। तो यह आपके सामने प्रमुख उदाहरण है, जिसमें क्या होता है आपके सामने अंटार्कटिका महासागर में जो क्रस्ट का निर्माण हो रहा है वो सब इसी का उदाहरण है आपके सामने। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा क्या होती है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और टकराती हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक दूसरे के करीब आती हैं। अपसारी में हुआ था दूर गई थी, अभिसारी में क्या हो, एक दूसरे के करीब आएंगे भाई, दोनों में मिलन की भावना आ गई, मन फिर से बातचीत होने लगी, तो क्या हो, एक दूसरे के करीब आ गए और ज्यादा इंसान कन पास आ जाता, तब क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसे हो जाता ना, हक कर लेते हैं। तो वही कर लेते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, हक कर लेते हैं। इसी को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है आपके सामने, महाद्वीपीय आपके सामने टक्कर के नाम से जाना जाता है। और इस महाद्वीपीय टक्कर से किसका होता है, वलित पर्वतों का, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय हो गया। इन सभी पर्वतों का क्या होता है आपके सामने, निर्माण होता है। बड़े बड़े वलित पर्वत होते हैं, इन सभी क्षेत्रों का निर्माण होता है। समझ में आ गया। इसमें जो अगला पॉइंट है महाद्वीपीय व महासागरीय टक्कर। महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे चली जाती है। काफी बार क्या होता है आपके सामने, जो ये एक दूसरे के नीचे भी चली जाती हैं, जिसको सबडक्शन के नाम से एक जब टक्कर होगी ना भाई, टक्कर होगी तब क्या होगी, एक प्लेट जो कच्ची प्लेट आपके सामने क्या हो गई, वो नीचे धंस जाती है, जो ज्यादा कठोर परत होती है वो ऊपर चली जाती है। इस प्रकार के क्षेत्र बन जाता है। इसको सबडक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सबडक्शन के नाम से जाना जाता है।
भाई कोई आदमी की दो आदमी की लड़ाई हो जाए, वो है ना, तो एक दूसरा ने मार दे जाए, एक आदमी दूसरा आदमी के ऊपर क्या हो जाए, ज्यादा हावी हो जाए, तो यहाँ समझ जाओ उन सबडक्शन का नाम से कही हो जाए। इसको इससे क्या होता है, गहरे महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है, और इससे क्या होता है, गहरी गहरी जो ट्रेंचेज है, महासागरीय ग्रंथ है, उसका निर्माण होता है, जैसे कि एंडीज पर्वत है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। कौन सा इसका प्रमुख उदाहरण है, एंडीज पर्वत है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, रूपांतरित सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, प्लेटों की एक दूसरे की ओर समानांतर गति, मतलब ना तो बातचीत है दोनों में, ना बातचीत है ना मोटाव है, एक दूसरे से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, पास पास से जा रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। काफी बार आप काफी लोगों के साथ आपके ऐसे तो रिश्ते होते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं लेकिन बातचीत आप ज्यादा उनसे मतलब नहीं रखते हो, एक दूसरे के करीब रहते हो। तो यही होता है आपके सामने। इससे क्या होता है, आपके सामने भूकंप आता है, क्यों, एकदम करीब से गुजरते हैं तो आपके सामने क्या होता है, ऐसे रगड़क लगती है, घर्षण होता है, तो इससे भूकंप देखने को मिलता है। इसको सैन एंड्रियास फोल्ट के नाम से जाना जाता है उदाहरण के रूप में। अब इस सिद्धांत का क्या महत्व है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, भूगोल के कई रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करता है। कौन से सिद्धांत बताता है आपके सामने, पर्वत निर्माण, अलग अलग प्रकार के जो इसके क्या होता है, वलित पर्वतों का, हिमालय व एंडीज पर्वत जैसे पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे हुआ, आपके सामने जो यूरेशिया प्लेट है आपके सामने लगातार टकराती रहती है, इसके अंदर जो छोटी छोटी प्लेटें ना, यहाँ पे जो नेपाल चीन वाला क्षेत्र इसकी एक प्लेट है और भारत वाले क्षेत्र की एक प्लेट है, तो ये प्लेट आपस में टकराती रहती है, छोटी वाली प्लेटें हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आपके सामने हिमालय उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है, हर साल कहते हैं 2 से 5 सेंटीमीटर तक, जो मिलीमीटर या सेंटीमीटर तक कुछ ऊंचाई हिमालय की हर बार बढ़ती रहती है। और ये किस लिए बढ़ती है, क्योंकि ये जो प्लेटें ना ये एक दूसरे के हमेशा करीब आती रहती है, इसलिए क्या जो आपके सामने जो वो बढ़ती रहती है। अगले वाला हाइट बढ़ती रहती है। भूकंप और ज्वालामुखी, ये घटनाएं प्लेट की सीमाओं को किनारे ही क्यों होती हैं, भाई अधिकतर ये देखने को मिला, भूकंप और ज्वालामुखी हमेशा प्लेटें होती है ना, इन्हीं के किनारे ज्यादातर क्यों देखने को मिलते हैं। तो इस चीज से आपको ये भी पता चल गया, इनके किनारे यही सब घटनाएं इसीलिए ज्यादातर होती हैं, क्यों, क्योंकि आपके सामने ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, एक दूसरे से करीब आती रहती हैं, इसीलिए ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, भूगोलिक घटनाएं, ये अधिकतर आपके सामने प्लेटों के किनारे ही देखने को मिलती हैं। इस प्रश्न का भी जवाब आपको मिल जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, महाद्वीपों का विस्थापन होना, वेगनर का सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार भी मिलता है, और जो वेगनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसको वैज्ञानिक ढंग से भी हम विस्तार से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई आपके सामने जो ये महाद्वीप है इनका विस्थापन क्यों देखने को मिलता है। महासागरीय गर्तों और कटकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, महासागरीय जो समुद्री तल होता है उसमें आपके सामने जो विस्तार देखने को मिलता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार के जितने प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर इसके अंदर मिल जाता है। ये सिद्धांत आपके सामने आधुनिक जो भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान की नींव रखते हैं, जिससे हम पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी स्वरूप के निर्माण की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। मतलब इससे क्या होता है, आपके सामने ये जो सिद्धांत है, ये आधुनिक जो भूविज्ञान होता है, वह भू आकृति होती है, उसके बारे में आपको पता चलता है, जिससे जो आंतरिक व बाहरी स्वरूप होता है जो आपके सामने पृथ्वी का, उसको समझने, हमें गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो ये था भाई आपके सामने जो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्लेटो के विवर्तनिक सिद्धांत है उसको, उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक जो भूगोल है उससे संबंधित, तो उसका अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन पढ़ने वाले हैं। डेविस एवं पेनक द्वारा समझाए गए अपरदन जो चक्कर सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो जो मैं आपके सामने जो ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके सामने अगर ये पीडीएफ आप खुद फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको अन्य वीडियो है इस टॉपिक से संबंधित, उसके वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके सामने जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, आपके सामने ये पीडीएफ है, वो फाइल वाले सेक्शन में जाना होगा आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद में, और वहां पर छोटे शब्दों में ज्योग्राफी सर्च कर लेना, GEOGRAPHY ऐसे सर्च करोगे तो BA फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ आएगी। यही पीडीएफ होगी, वो खोलकर पढ़ लेना उसको। साथ के साथ अगर फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे, तो इस व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो।
चलिए तो शुरू करते हैं। अब अपन आपके सामने जो ये प्रश्न है डेविस एवं पेनेक द्वारा समझाए गए अपरदन चक्र के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो अपरदन जो चक्र है सिद्धांत है उसमें भू आकृति विज्ञान के दो प्रमुख सिद्धांतों का एक है, जिसमें WM डेविस और वाल्थर पेनेक ने अलग अलग दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया है। जो अपरदन चक्र है वो आपके सामने जो भू आकृति है, जो भू आकृति मतलब पृथ्वी पे जो अलग अलग प्रकार की, जैसे टिल्ले कहीं पर पाए जाते हैं, कहीं पर आपके सामने जो हमारे जो पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं पर पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आपने जो इसी को इन सब चीजों का जो पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार की जो मैंने आकृतियां बताई ना, इसका जो अध्ययन किया जाता है इसको भू आकृति विज्ञान बोला जाता है। उसके दो प्रमुख वैज्ञानिक हुए WM डेविस व वाल्थर पेनेक। इनके द्वारा आपके सामने क्या है, दो अलग अलग सिद्धांत दिए गए। हम इस वीडियो में इन दोनों सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। पहला सिद्धांत आपके सामने डेविस का अपरदन चक्र का सिद्धांत, मतलब डेविस साइकिल ऑफ इरोजन की बात करें तो इसमें जो WM डेविस है इनके द्वारा आपके सामने 1899 के अंदर ये सिद्धांत दिया गया था, जो भू आकृतियों के विकास को समझने के लिए एक आदर्शवादी चक्रीय मॉडल है। मतलब WM डेविस है उनके द्वारा 1899 में सिद्धांत दिया गया था, जिसमें क्या था, जो भू आकृतियां होती है, पहाड़ हो गए, टिल्ले हो गए, अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हैं, इसके विकास को समझने के लिए एक प्रकार का क्या है, एक आदर्शवादी चक्रीय मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। इसके मूल सिद्धांतों की बात करें आपके सामने, डेविस ने कहा था कि भू आकृतियां समय के साथ एक चक्कर से गुजरती हैं। डेविस ने क्या कहा कि जितनी भी भू आकृतियां होती है ना, वो समय के साथ उसमें बदलाव देखने को मिलता है। कोई आपके आसपास ही देख लो, कोई जो आपके सामने जो बड़े बड़े टीले थे आज वो उस समय नहीं है। समझ में आ गया। तो कोई भी वो समय के साथ आपके सामने जो चक्कर से गुजरती है, और चक्कर का नाम होता है संरचना, प्रक्रम, अवस्था। पहले स्ट्रक्चर होता है, फिर प्रोसेस और फिर स्टेज का फलन आता है। समझ में आ गया। अब इन तीनों जो आपके सामने ये जो स्टेज, प्रोसेस और फलन है, इसके अलावा तीन अवस्थाएं और होती हैं। कोई भी वस्तु होती है, कोई भी भू आकृति होती है, उसकी क्या होती है वो तीन अवस्थाएं आपके सामने। पहली, कोई भी चीज जब नई नई निर्माण होता है कोई भी चीज का, तो उसमें क्या देखने को मिलता है भाई, उसी वस्तु में आपके सामने, उस वस्तु में देखने को मिलता है उसकी युवावस्था। युवावस्था क्या होती है आपके सामने, उत्थान, तेजी से होता है। कोई भी चीज का निर्माण है जब तेजी से होता है आपके सामने, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसकी युवावस्था बोला जाता है। नदियां तेजी से नीचे की ओर कटाव करती हैं, गहरी घाटियों का निर्माण होता है, जल प्राप्त हुआ है, जो सिप्रिकायों का निर्माण होता है। देखो, नदियां जब आपके सामने पहाड़ों से निकलती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र ऐसे होता है भाई, है ना, ढलान वाला क्षेत्र तो सीधी की सीधी आपके सामने नीचे की तरफ आ रही होती है, ऐसे आती है। तो क्या होता है, बहुत तेज धारा पानी की बहती है, और तेज धारा पानी की बहुत अधिक कटाव करती हुई जाती है। इससे क्या होता है, आपके सामने गहरी गहरी जो खाइयां हैं उनका निर्माण होता है। ये घाटियां वी शेप की होती है। किस शेप की होती है आपके सामने, वी शेप की घाटियों का निर्माण होता है। मतलब ये जो यहां से ऊपर से चौड़ी और नीचे से आपके सामने थोड़ी कुल्फी टाइप वाली मान लो आप थोड़ी, है ना। क्या होता है, यहाँ से जो ऊपरी भाग होता है ना, जो नदी का पानी ऊपर से जाता तो वो ज्यादा कटाव करता चला जाता, ज्यादा क्षेत्र में बहाव करता आपके सामने। और अलग अलग प्रकार के जल प्राप्त होते हैं, वो सिप्रिकाएं हैं, वो प्रमुख होती है। मतलब जो बड़े बड़े भाई नदियां आपके सामने, बड़े बड़े जो जल प्रताप क्या होते हैं आपके सामने भाई, जो फाउंटेन, जो आपके सामने जो झरने होते हैं ना। अब झरने के पहाड़ से कोई घाटी थी, सीधा पानी नीचे गिर रहा आपके सामने, सीधी खड़ी ढलान आपके सामने, तो इस प्रकार की ढलान है। मान लो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं हाथ को, तो ऐसे समझ लो भाई, सीधा पानी यहां से आया और सीधा पानी नीचे जा रहा है। समझ में आ गया। तो जल प्रताप वो प्राप्त होते हैं आपके सामने इसमें। अगले वाली अवस्थाएं हैं प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था क्या होती है, उत्थान समाप्त हो जाता है और अप्रदन सक्रिय हो जाता है। मतलब नदियां पार्श्व कटाई चौड़ाईकरण अधिक करती हैं और घाटियां चौड़ी हो जाती हैं, ऊंचाई कम होती है उनके अंदर। मतलब प्रौढ़ अवस्था क्या होती है, जब नदियां हैं घाटियों के क्षेत्र से निकलकर जब आपके सामने मैदानी क्षेत्र में, मतलब वो ढलान वाला क्षेत्र है ना। अब देखो ये अपना हाथ है ना, इसका जो ढलान वाला क्षेत्र, अब उसको ऐसे मान लो कि यहाँ से उसमें बहुत तेजी से ढलान की, अब वो किस में आ रही है, मैदानी क्षेत्र में आ रही है, इस क्षेत्र में आ रही है, इस प्रकार का कोई क्षेत्र होगा उसमें आ रही है। तो क्या होगा, जो गति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। और नदियां हैं वो आपके सामने क्या करती हैं, जो चौड़ाई होती है ना उसको बढ़ाती है, मतलब फैलती है। फिर गहरी तो तेज धारा होगी जब, तो वो नीचे से कटाव करती हुई चलेगी आपके सामने, लेकिन जब गति कम होगी तब वो क्या, पानी फैल जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने। घाटियां चौड़ी हो जाती हैं और ऊंचाइयां कम हो जाती है, और क्या होता है, घाटियां वो धीरे धीरे और चौड़ी हो जाती हैं और उसकी ऊंचाइयां वो धीरे धीरे और कम होने लग जाती हैं।
अगले वाला है जीर्णोवस्था। अपर्दन का अंतिम चक्कर होता है, जो अपर्दन होता है उसका अंतिम चक्कर होता है, मैदान लगभग समतल हो जाते हैं, जैसे फेनीफ्लेक्स कहते हैं, केवल कुछ कठोर चट्टाने के टिल्ले व मेनोडेनाक बचते हैं। मतलब मैदान लगभग आपके सामने क्या जाते हैं, जो अब समतली क्षेत्र में पहुंच जाती है, जिसे पेनी प्लेन कहा जाता है, केवल कुछ कठोर चट्टान व क्या बचते हैं आपके सामने, मोनेडेनोक बचते हैं आपके सामने। आलोचना की बात करें, डेविस ने माना कि उत्थान तेजी से होता है लेकिन फिर रुक जाता है, जबकि अपर्दन बाद में शुरू होता है। आलोचना ने बहुत सरल वास्तविकता से दूर बताया। डेविस ने क्या बताया था कि जो उत्थान होता है ना, बहुत ऊंचाई जल्दी से होता है और फिर रुक जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या, अपर्दन बाद में धीरे धीरे शुरू होता है। आलोचना ने इसे बहुत ही सरल क्या बताया कि बहुत ही सरल सिद्धांत है आपके सामने, है ना, और उसके बाद में क्या, वास्तविकता से दूर दिखाई पड़ता है, ऐसी वास्तविकता होती नहीं है असलियत में। समझ में आ गया। अगले वाला सिद्धांत आपके द्वारा किसके द्वारा दिया गया, पेनेक का जो अपर्दन का जो चक्र सिद्धांत है, पेनेक साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से उसको जाना जाता है। वाल्थर पेनेक ने डेविस के विचारों का विरोध करते हुए गत्यात्मकता, डायनामिक्स व यथार्थवादी मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उत्थान और जो अपर्दन है वो दोनों एक साथ चलते हैं। वाल्थर ने क्या बताया आपके सामने, जो डेविस के विचारों का विरोध करते हुए उन्होंने क्या बताया, एक मतलब वास्तविक जो इस मॉडल तो आपके सामने डेविस के द्वारा भी दिया गया था, लेकिन वो वास्तविकता से दूर था आपके सामने। वाल्थर पेनेक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो एकदम वास्तविक दिखाई पड़ता है, जिसमें उत्थान और अपर्दन दोनों के दोनों एक साथ चलते रहते हैं। इनका मूल सिद्धांत आपके सामने पेनेक के अनुसार भू आकृतियों का विकास, उत्थान की दर, मतलब जो भू आकृतियां उसका निर्माण की दर और अपर्दन की दर, कटाव की दरों के बीच में संबंध पर निर्भर करता है। इन्होंने क्या बताया, भू आकृतियों की जो विकास होता है उसमें और जो कटाव होता है कोई भी भूमि में, वो दोनों के दोनों एक साथ दिखाई पड़ता है। कैसे भाई, आपके सामने कोई घाटी है, घाटी में जब नीचे से कटाव होता रहेगा तभी तो उस घाटी का निर्माण होता रहेगा, तो उसके बीच में इन्होंने बताया है। समझ में आ गया आपके सामने। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, इनके द्वारा 3 अवस्थाएं बताई गई। पहली है उत्थान की बढ़ती दर। उत्थान अपर्दन से तेजी से होता है और ढाल उत्तल कॉन्वेक्स बताती है। मतलब क्या होता है आपके सामने, जो उत्थान है ना, मतलब वो बहुत तेजी से होता है आपके सामने। क्यों भाई, बहुत तेजी से बहती है कोई नदी, तो क्या होता है, बहुत तेजी से उसमें उत्थान देखने को मिलता है, कोई भी घाटी होती है उसके अंदर। फिर उत्थान की समान दर, उत्थान और अपर्दन की दर बराबर होती है, ढाल पैरेलल की ओर हटते हैं। मतलब अब क्या होती है आपके सामने, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, समान दर से होती है, तो क्या होती है, पैरेलल चीजें बनना शुरू हो जाती है, बराबर से चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं आपके सामने। अगले वाला आपके सामने उत्थान की घटती दर। उत्थान जो अपर्दन उत्थान से तेजी से हो जाता है, ढाल कॉनकेव बनती है, अंतिम चरण में समतल मैदानों का एंड्रफ का निर्माण होता है। मतलब इसमें क्या होता है आपके सामने, लास्ट में एंड्रफ है उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है, उत्थान तेजी से होता है, और कॉनकेव जो ढाल होती है, अवतल ढालों का निर्माण होना शुरू होता है। अगर अपन विस्तार से बात करें, मुख्य अंतर, पेनेक ने जो उत्थान व अपर्दन को जो समकालीन प्रक्रिया माना है, जो डेविस के स्थिर मॉडल से पूर्ण भिन्न है, उनके ढालों के विकास पे अधिक जोर दिया है। मतलब इनका ढालों के विकास पे ज्यादा जोर दिखाई पड़ता है, किनका, पेनेक का आपके सामने। निष्कर्ष की बात करें आपके सामने, डेविस के मॉडल भू आकृतियों के अध्ययन के लिए एक सरल और आसानी से समझ में आने वाला ढांचा प्रदान करता है। जो डेविस के द्वारा जो मॉडल दिया गया है वो भू आकृतियों के अध्ययन, अगर अपन अध्ययन करें तो बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और बहुत आसानी से अपन चीजों को, हर आकृति को समझ सकते हैं। वहीं पेनेक का जो मॉडल है वो जटिलवादी है, उत्थान तथा अपर्दन को जोड़कर दिखाता है, लेकिन ये आधुनिक भू आकृति इन दोनों मॉडल के तत्वों को यूज करती है। मतलब देखो दोनों में अंतर यही है, डेविस ने जो मॉडल दिया ना वो यथार्थवादी, वास्तविक नहीं है, लेकिन उसको आसानी से समझा जा सकता है। पेनेक का मॉडल है वो आपके सामने हार्ड है, जटिल, अभी थोड़ा आपको समझ में, आपको भी कंफ्यूज होगा, कॉनकेव बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है, लेकिन आपके सामने कैसा होता है, एक उत्थान को उन्होंने अपर्दन के साथ जोड़ के बताया तो एकदम वास्तविक दिखाई पड़ता है। और दोनों के दोनों मॉडल का अपना महत्व आपके सामने, किसमें, जो भू आकृतियों के निर्माण में।